हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आपको मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस बताए थे। फिर से टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक अलग से ही दिया हुआ है। ओके, तो इमेजिन सम प्रोसेसेस इन विच थर्मोडायनेमिक सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचना है। ओके, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ये पिस्टन अपने इनिशियल स्टेट में है और इसे फाइनल स्टेट में पहुंचना है। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि सिस्टम में एब्जॉर्ब हीट Q फ्रॉम द सराउंडिंग, ओके, एंड परफॉर्म्स वर्क W ऑन इट मतलब ऑन सराउंडिंग। सपोज यहाँ पे ये इनिशियल सिस्टम, अगर हम इनिशियल ये ले लें और ये फाइनल ले लें, यहाँ से सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, क्लियर। फिर ये पिस्टन ऊपर जाएगा, उसके साथ व्हील अटैच था, तो इस सिस्टम ने क्या किया, वर्क किया, क्लियर, ऑन सराउंडिंग। कैन वी रिवर्स द प्रोसेस एंड कैन वी ब्रिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट? दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक्सपेरिमेंट ये सजेस्ट करता है कि नेचर में जितने भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली अकर होते हैं, वो सभी प्रोसेस को हम उसी पाथ पे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। सपोज आपने ओवन पे किसी कंटेनर को रखा, बेस गर्म हो गया, ओवन से उस कंटेनर को अलग कर दिया, तो बेस में से हीट वॉल में फ्लो हो जाएगी, क्लियर और नॉट? इज इट पॉसिबल दैट कि वो वॉल में से हीट वापस बेस में आ जाए? सो दैट इज नॉट पॉसिबल। डिफ्यूजन ऑफ गैस, ओके, दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। एक बार गैस बीच में से पार्टीशन हटा लिया, गैस डिफ्यूज हो गया, अब वापस वो गैस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं पहुंच सकता है। पढ़ा था ना डिफ्यूजन प्रोसेस, यहाँ पे पार्टीशन, यहाँ हाई डेंसिटी है, यहाँ लो डेंसिटी है। अगर इस पार्टीशन को हमने हटा लिया तो ये गैस एक्सपांड हो जाएगा, लेकिन वापस पहले था जैसा था वैसा अरेंजमेंट वापस पॉसिबल नहीं है। अगर गैस सिलेंडर से गैस लीक हो गया, एटमॉस्फेयर में फैल गया, फिर उसको वापस हम रिकलेक्ट करके सिलेंडर में नहीं डाल सकते। सो दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस। एजिंग ऑफ एनिमल, रस्टिंग ऑफ आयरन, इरोजन ऑफ रॉक्स, दिस ऑल आर irreversible process. Okay, so many examples are given. अब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है? तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये पिस्टन इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाता है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस मतलब क्वासी स्टैटिक, तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होगा एज वेल एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा। और जब ये फाइनल से इनिशियल में आएगा तो भी ये सराउंडिंग के साथ थर्मल एज वेल एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन उसके लिए हमने एक कंडीशन दिया था, पता है, कि जब ये पिस्टन ऊपर जाता है या नीचे आता है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली इसका चेंज होता है और हमें जो रिजर्वायर है, सराउंडिंग जो है, उसका टेम्परेचर हमें कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा। उसका टेम्परेचर हमें कंटिन्यूसली चेंज कंटिन्यूसली ऐसा टेम्परेचर इस तरह से चेंज होना चाहिए कि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर सेम हो, क्लियर। तो प्रैक्टिकली ऐसे प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन अ प्रोसेस इज रिवर्सिबल ओनली इफ प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक मतलब नियरली स्टैटिक, क्लियर, मीन्स सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग एट एवरी स्टेज एंड देयर आर नो डिसिपेटिव इफेक्ट्स। क्योंकि हर एक सिस्टम में डिसिपेटिव इफेक्ट तो होता ही है, फ्रिक्शन होता है, विस्कस फोर्स होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हम वर्क करते हैं इट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, क्लियर। तो 100% हीट एब्जॉर्ब को वर्क डन में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, क्लियर। तो क्वासी स्टैटिक आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस इन अ सिलेंडर filled with frictionless movable piston, clear, quasi static expansion of ideal gas in a cylinder fixed with movable piston, frictionless piston, वापस
इसको आप इनिशियल से फाइनल स्टेट में ले गए और फाइनल से इनिशियल में भी ला सकते हो, क्लियर। बट इफ दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो तभी ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल कंसेप्ट। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है इट इज़ एन आइडियल कंसेप्ट, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो हमें जो हीट इंजन डिज़ाइन करना है ये उस जमाने की बात है जब कंसेप्ट ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरह से डिज़ाइन भी नहीं हुए थे, और कार्नो-साडी, वैसे तो कार्नोटा पढ़ते हैं लोग लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका है कार्नो, कार्नो, कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन ये नेम किस तरह से आया? फ्रॉम नेम ऑफ साइंटिस्ट साडी कार्नो। साडी कार्नो, उसने कार्नो इंजन डिजाइन किया। देखिए, तो कोई भी इंजन, इट इज सच अ इंजन, इट वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। टू रिजर्वायर, एक रिजर्वायर T1 टेम्परेचर पे है, एक रिजर्वायर T2 टेम्परेचर पे है। हमें एक ऐसा इंजन डिजाइन करना है, सपोज वी हैव हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1, कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2। तो हमें एक ऐसा हीट इंजन डिजाइन करना है जो ये दोनों टेम्परेचर के बीच ऑपरेट करेगा एंड विच विल गिव अस अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। किस तरह से हम ये इंजन डिजाइन करें सो दैट विल गेट अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, अगर कोई भी इंजन ऐसा होगा कि जो ये दो टेम्परेचर के बीच ऑपरेट करेगा और अगर सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी। इफ़ ऑल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, ऐसा नहीं कि हमें रिवर्स करना ही है, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे तो उस इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। अब आप सोचिए कि अगर हमें कार्नो इंजन को ये दो टेम्परेचर के बीच में वर्क करवाना है, ओके, तो इट शुड एब्जॉर्ब हीट, सिस्टम का भी टेम्परेचर T1, सोर्स का भी टेम्परेचर T1, इट शुड एब्जॉर्ब हीट एट टेम्परेचर T1। मतलब जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, हीट का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, इट शुड बी आइसोथर्मल। और जब ये कोल्ड रिजर्वायर में हीट रिलीज करेगा एट द एंड ऑफ प्रोसेस, तो इसका टेम्परेचर भी T2 होना चाहिए, इसका टेम्परेचर भी T2 होना चाहिए। आप समझिए कि ये सिस्टम है, इसने हीट एब्जॉर्ब तो कर लिया एट टेम्परेचर T1, लेकिन जब रिलीज करने की बारी आई तो इसका टेम्परेचर T2 है, क्लियर। रिजर्वायर का टेम्परेचर T2 है, कोल्ड रिजर्वायर का। तो इसको हीट जो रिलीज करना है उस टाइम पे इसका भी टेम्परेचर T2 होना चाहिए। जब एब्जॉर्ब करते वक्त इसका टेम्परेचर T1 हो गया, अब इसको हीट रिलीज करना है तो इसका टेम्परेचर हमें T2 ले जाना पड़ेगा, क्लियर और नॉट। तो ये जो यहां से यहां पहुंचाना है उसके बाद वो हीट रिलीज करेगा। तो इसके लिए ये जो प्रोसेस है इट शुड बी एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होगा, अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, क्लियर, T1 से T2, क्लियर। और वापस जब साइकिल कंप्लीट करने के लिए जब फिर से इसको हीट एब्जॉर्ब करनी तो इसका टेम्परेचर T1 चाहिए, तो ये भी वापस यहाँ से यहाँ आपको एडियाबैटिक प्रोसेस से ही लाना पड़ेगा। ये पूरा आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए, हमें एक ऐसा इंजन डिज़ाइन करना है, ओके। ये जो इंजन है साडी कार्नोट ने डिज़ाइन किया था ओनली ऑन पेपर। उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उसने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया था, उसने ऑन पेपर ये इंजन डिज़ाइन करके दिया था कि ऐसा इंजन अगर बन जाए तो इट इज़ द आइडियल इंजन, इट इज़ द आइडियल इंजन जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये इंजन में देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, ईच एंड एवरी इंजन ऑलवेज वर्क बिटवीन, ऑलवेज ऑपरेट, टेक्निकल लैंग्वेज ऑपरेट बिटवीन टू टेम्परेचर T1 एंड T2, बिटवीन टू टेम्परेचर T1 एंड T2। ओके, दिख तो रहा है ना, ठीक है। T1 इज टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, T2 इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। तो ये जो कार्नो इंजन है इट वर्क्स बिटवीन दिस टू टेम्परेचर T1 एंड T2, T1 एंड T2, इट वर्क्स बिटवीन T1 एंड T2। ओके, अब अगर इंजन ये दो टेम्परेचर के बीच वर्क करता है तो
इसको जो हीट एब्जॉर्ब करनी है, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए, तभी ये रिवर्सिबल हो सकता है। तो ये जो हीट एब्जॉर्ब करनी है तो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? ये सोर्स एट टेम्परेचर T1 और ये सिस्टम का भी टेम्परेचर T1, तो दिस प्रोसेस मस्ट बी आइसोथर्मल। और जब इसको हीट रिलीज करनी है, जब हीट रिलीज करनी है तो कोल्ड रिजर्वर का टेम्परेचर T2 है, तो सिस्टम का भी टेम्परेचर T2 होना चाहिए। तो एब्जॉर्ब तो कर लिया, टेम्परेचर बढ़ गया T1, एब्जॉर्ब तो कर लिया, टेम्परेचर उसका T1 है, लेकिन जब रिलीज करने की बारी आती है तब टेम्परेचर उसका T2 होना चाहिए। तो सिस्टम को ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम दिस टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर, और ये प्रोसेस पॉसिबल है एडियाबैटिक से ही। सिमिलरली देखिए ध्यान से, फिर यहां से हीट रिलीज कर दी, वापस हीट एब्जॉर्ब करनी है। हीट एब्जॉर्ब करनी है तो सोर्स का टेम्परेचर T1 है, तो इसका भी टेम्परेचर T1 होना चाहिए। तो वापस इसको हमें T2 टेम्परेचर से T1 टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा, वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस से ही लाना पड़ेगा। तो कार्नो इंजन है, उसके मैं पहले तो पार्ट्स बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। टेक्स्ट बुक में शायद ये डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, टेक्स्ट बुक में है नहीं, पर कार्नो इंजन उसमें कार्नोट साइकिल होता है। ओके, इस कार्नोट साइकिल में देयर आर टोटल 4 प्रोसेसेस, जिसमें 2 प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं और 2 प्रोसेस एडियाबैटिक होते हैं। और ये चारों प्रोसेस से एक साइकिल बनता है। 2 प्रोसेस एडियाबैटिक होते हैं, 2 प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं, बराबर। और ये चारों प्रोसेस से जो साइकिल बनता है उसे कहेंगे कार्नोट साइकिल। पहली बात। अब ये प्रोसेस में, ये कार्नो इंजन में मेन क्या होता है? देयर इज अ सिलेंडर विथ कंडक्टिंग बॉटम, वॉल्स आर थर्मली आइसोलेटेड, इंसुलेटेड होती है, एडियाबैटिक वॉल्स। पिस्टन भी थर्मली इंसुलेटेड, मतलब एडियाबैटिक होता है। मतलब यहाँ 3 जगह से हीट फ्लो नहीं होती है, यहाँ से एज वेल एज यहाँ से। अब यहाँ पे ये एक हीट सोर्स है, ऐसे ड्रॉ नहीं करते, हीट सोर्स है विच इज़ एट टेम्परेचर T1, ये याद रखना। यहाँ एज अ वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस है, आइडियल गैस इज टेकन एज अ वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ पे एक इंसुलेटेड स्टैंड होता है, इंसुलेटेड स्टैंड, और तीसरा होता है टेम्परेचर रिजर्वर, कोल्ड रिजर्वर एट टेम्परेचर T2, जिसे हम कहते हैं सिंक, जहाँ पे वो हीट रिलीज करेगा, ये सिंक होता है। अब इसमें जो 4 प्रोसेस होते हैं, तो उसका जो PV डायग्राम है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। PV डायग्राम फॉर कार्नो साइकिल। तो देखो बच्चों, इनिशियली ये जो गैस है उसका टेम्परेचर T1 है एंड इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ हीट सोर्स। हीट सोर्स में से वो हीट तो एब्जॉर्ब करेगा, पर एक्सपांसन जो होगा इट वुड बी आइसोथर्मल। तो इनिशियली फर्स्ट स्टेज जो है, फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है आइसोथर्मल एक्सपांसन, फर्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे सिस्टम इज इन थर्मोडाइनेमिक स्टेट P1 V1 T1, ओके, वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है। और क्या होगा जब इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो ये गैस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और एक्सपांसन होगा आइसोथर्मल। क्या एक्सपांसन होगा? आइसोथर्मल एक्सपांसन। तो यहाँ पे ये आइसोथर्मल एक्सपांसन होगा। देखिए पूरा इंजन ऑन पेपर सारी कार्नोट ने डिज़ाइन किया हुआ है। आइसोथर्मल एक्सपांसन मतलब यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और डेफिनेटली टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। दिख रहा है ना? यस, मस्त एकदम। टेम्परेचर विल रिमेन
कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आगे नाउ ये प्रेशर P1 से P2 हुआ, वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, टेम्परेचर T1 का T1 ही रहा। अब आइसोथर्मल एक्सपांसन में वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि एक्सपांसन हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। आइसोथर्मल में ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ था। सपोज म्यू मोल ऑफ गैस इज प्रेजेंट, टेम्परेचर इज T1, ln V2 by V1. This is number 1. फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपांसन। क्लियर? और आइसोथर्मल एक्सपांसन है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी होगा। आफ्टर रीचिंग एट दिस स्टेट B, दिस इज ब्रॉट, सेकंड स्टेप में इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ इंसुलेटेड स्टैंड। फर्स्ट इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ हीट सोर्स, सेकंड इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ insulated stand. As it is brought in contact with insulated stand, क्या होगा? ये भी insulated है, थर्मली आइसोलेटेड है। ओके, ये भी थर्मली आइसोलेटेड स्टैंड है, इस पे रख दिया, सिर्फ बॉटम कंडक्टिंग था, पर वो भी कहाँ आ गया? इंसुलेटेड स्टैंड पे आ गया, तो सब तरफ से इंसुलेटर हो गया। नाउ इट इज कंप्रेस एडियाबैटिकली। अब एडियाबैटिकली जब कंप्रेशन होता है, वो हवा भरने का पंप याद कीजिए, साइकिल में हवा भरने का पंप याद कीजिए। तो ये जो हवा भरने का पंप होता है, उसमें क्या होता है? कंप्रेशन जब होता है, और वो भी एडियाबैटिक, तो सेकंड प्रोसेस जो है इट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। इट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, सॉरी, एडियाबैटिक एक्सपांसन, नॉट कंप्रेशन, एक्सपांसन। एडियाबैटिक एक्सपांसन में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2। एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से ज़्यादा होगा, तो एडियाबैटिक एक्सपांसन होगा। तो इनिशियली इसको हमने यहाँ रखा, इसने हीट एब्जॉर्ब किया, पिस्टन ऊपर जा रहा है, वॉल फ्रिक्शन लेस है। जब इसको यहां रखा तो अभी भी पिस्टन ऊपर ही जा रहा है, पर विदाउट एब्जॉर्बिंग हीट पिस्टन ऊपर जा रहा है। विदाउट एब्जॉर्बिंग हीट, इफ सिस्टम इज डूइंग वर्क, देन इट इज डूइंग वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। तो यहां पे विदाउट एब्जॉर्बिंग clear heat, if system is doing work, then system is doing work at the cost of its internal energy, so internal energy decreases, so temperature also decreases. internal energy is a function of temperature, तो टेम्परेचर कहाँ तक रिड्यूस होगा? T1 से लेके T2 तक। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल का स्लोप कम है, एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा है। तो सेकंड प्रोसेस इज एडियाबैटिक एक्सपांसन, और इसमें वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपांसन, याद है वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपांसन, एडियाबैटिक है इसलिए हीट एब्जॉर्ब तो है नहीं, तो वर्क डन क्या होगा? बोलो क्या था फॉर्मूला? देखिए आप, एक इलस्ट्रेशन में हमने ये डिराइव किया था। वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज म्यू आर, देखिए हमने डिराइव किया हुआ है T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर? तो यहाँ पे गैस का एडियाबैटिक एक्सपांसन हुआ, उसके लिए इसको हमें इंसुलेटेड स्टैंड पे रखना पड़ेगा और एडियाबैटिक एक्सपांसन होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक और चीज़ है, अगर आपको ध्यान में हो तो, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV रेज टू गामा इज कांस्टेंट। अगर आपको P और T के बीच रिलेशन चाहिए या T और V के बीच रिलेशन चाहिए फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो इसमें बीच में ले रहा हूँ। ओके, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं यहाँ पे बीच में ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, PV रेज टू गामा कांस्टेंट है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अगर मुझे P और T के बीच रिलेशन चाहिए तो V को निकालना है, तो V को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? V की जगह मैं लिखूँगा म्यू आर T बाई P।
अब म्यू भी कांस्टेंट फॉर अ गिवन अमाउंट, आर भी कांस्टेंट, तो वी की जगह में सिर्फ क्या रखूंगा, टी बाई पी, क्योंकि रिमेनिंग जो है वी की जगह में रखूंगा टी बाई पी, रिमेनिंग जो है वो कांस्टेंट की तरफ चला जाएगा, नया कांस्टेंट बनेगा, क्या फर्क पड़ता है। तो v प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, तो v की जगह मैंने टी बाई पी डाल दिया, ये p रेस टू 1 है, ये p रेस टू गामा है, तो 1 माइनस गामा हो जाएगा t रेस टू गामा, और ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर आपको p और v और t के बीच रिलेशन चाहिए, v और t के बीच रिलेशन चाहिए, तो p को निकालना पड़ेगा। तो p की जगह हम क्या रखेंगे, ये कॉन्स्टेंट्स है, तो t बाई वी रखेंगे। तो p की जगह अगर मैं t बाई वी रख दूं, क्लियर, तो ये हो जाएगा t इंटू वी रेस टू गामा माइनस 1 विच इज कॉन्स्टेंट। क्लियर और नॉट, टी वी रेस टू गामा माइनस 1 इट इज कॉन्स्टेंट। देखिए ध्यान से, p की जगह t बाई वी रखा, वी रेस टू गामा था, गामा माइनस 1 हो गया, ये पावर 1 है ना। तो फॉर आइसोथर्म एडियाबैटिक एक्सपांसन हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि t1 v1 रेस टू गामा माइनस 1 इज t2 v2 रेस टू गामा माइनस 1, जरूरत पड़ी तो हम यूज कर लेंगे। इट इज एडियाबैटिक एक्सपांसन। नाउ सिस्टम, ये जो है एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपांसन हुआ, तो टेम्परेचर T1 से T2 पहुंच गया, बराबर। अब ये सिस्टम थर्ड स्टेप में कहाँ लाएंगे इसको, इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ टेम्परेचर T2, ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, कहाँ ले जाएंगे, इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ रिजर्वर, कोल्ड रिजर्वर विच इज एट टेम्परेचर T2। तो इफ इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2, क्या होगा बताइए, क्या होगा। अगर हम इसको यहां रख देंगे, इसका भी टेम्परेचर T2, इसका भी टेम्परेचर T2, क्लियर। यहां पे आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाएंगे, क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन मीन्स वर्क इज डन, थर्ड प्रोसेस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, ओके, इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ सिंक, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, सिस्टम विल रिलीज सम हीट इनटू द सिंक, ओके। और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप देखना ध्यान से, एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा है, आइसोथर्मल का स्लोप कम है, और ये कंप्रेशन हो रहा है, कौन सा कंप्रेशन हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हीट इज रिलीज टू द सिंक, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये सब नेगेटिव होता है। और आइसोथर्मल का जो फॉर्मूला है म्यू आर टी ln V4 बाई V3, ln V4 बाई V3, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम V3 है, यस, तो V4 बाई V3। तो यहाँ पे एक कौन सा स्टेज आ गया, जहाँ पे प्रेशर P4 है, वॉल्यूम V2 है, वॉल्यूम V4 है, और टेम्परेचर जो है वो कितना रहेगा, आइसोथर्मल, इसलिए टेम्परेचर डजंट चेंज, टेम्परेचर T2। तो इसलिए फाइनल वॉल्यूम V4 है, इनिशियल वॉल्यूम V3 है, इसलिए मैंने V4 बाई V3 लिखा। माइनस क्यों लिखा, टेक्स्ट बुक में ये माइनस नहीं है, बट एज इट इज वर्क डन बाय द वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम और हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। आइसोथर्मल में पता है ना W इक्वल टू Q होता है, देख लो आप। अब ये माइनस निकालना है तो हम ये कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको ऊपर नीचे कर दो, V3 बाई V4 चलेगा। सो दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 4, क्लियर। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है P3 V3 P4 V4, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए देन फोर्थ प्रोसेस जो होगा उसमें इसको वापस, फोर्थ प्रोसेस में इसको वापस इंसुलेटेड स्टैंड के साथ कनेक्शन में लाया जाएगा, और जो कंप्रेशन हो रहा है और भी कंप्रेशन होगा, लेकिन सब तरफ से इंसुलेटर आ गया, पिस्टन इंसुलेटर है, वॉल इंसुलेटर है, और बॉटम को भी हमने इंसुलेटर के साथ कांटेक्ट में ला दिया। तो ये जो कंप्रेशन होगा वो एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो आपको पता है हवा भरने का पंप कंप्रेशन होता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता है कि वापस जो सिस्टम है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है, ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड प्रोसेस है, कहाँ लिखे, फोर्थ प्रोसेस जो है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन
कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा? कंप्रेशन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यस और नो, क्लियर? तो वर्क डन ऑन द सिस्टम वुड बी नेगेटिव, क्लियर? वर्क डन ऑन द सिस्टम वुड बी नेगेटिव। क्या होगा? म्यू आर। फाइनल टेम्परेचर क्या है बोलो? इसमें यहाँ से यहाँ गए तो फाइनल टेम्परेचर क्या है? T1। इनिशियल टेम्परेचर क्या है? T2 डिवाइड बाई गामा माइनस वन, डिवाइड बाई गामा माइनस वन, क्लियर और नॉट? तो इस तरह से जो फोर्थ स्टेप है इसमें हम माइनस म्यू आर, इसमें फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल नहीं था, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये था T2 माइनस T1 था, याद कीजिए। इट वॉज, देखते हैं क्या था उसमें, इनिशियल माइनस फाइनल ही था, मतलब T2 माइनस T1 ही होगा, T2 माइनस T1 ही होगा, क्लियर और नॉट? तो इस तरह से ये जो वर्क डन है इट विल बी म्यू आर T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस वन, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वर्क डन हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन में। तो वर्क डन ऑन द गैस it is given by this formula, work done on the gas it is given by this formula। अब समझिए ध्यान से, ये वर्क डन की वैल्यू है, ये सब क्या है? वैल्यूज आई आपको। टोटल वर्क डन के लिए आपको क्या करना है? ये सभी वर्क डन का एडिशन करना है, लेकिन ध्यान देना ये एक्सपांसन है, तो ये वर्क डन कैसे होंगे? W1 W2 पॉजिटिव, ये कंप्रेशन है तो ये दोनों वर्क डन नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, इसलिए नेट वर्क डन जो होगा, जो टोटल वर्क डन होगा, उसमें हम क्या करेंगे? टोटल वर्क डन में W1 प्लस W2 और उसमें से W3 एंड W4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, चलो रहने देते हैं, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। अब W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो W2 प्लस है एंड W4 माइनस है, और दोनों की वैल्यू जो है, वैल्यू वाइज दोनों सेम है, ये रहे, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। एंड W1 माइनस W3 अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा? म्यू आर T1 ln V2 बाई V1 माइनस म्यू आर क्या है? W1 माइनस W3 म्यू आर T2 ln V3 बाई V4, ऐसा होगा। म्यू आर T1 ln V2 बाई V3 माइनस म्यू आर T2 ln V3 बाई V4, दिस इज द टोटल वर्क डन इन दिस कार्नोट साइकिल। मतलब एरिया ऑफ दिस लूप अगर कोई पूछ ले कितना होगा, तो एरिया ऑफ लूप इतना होगा। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल की। एफिशिएंसी क्या होता है? 1 माइनस Q2 बाई Q1। व्हाट इज हीट रिलीज टू द सिंक? ये रहा म्यू आर T2 ln V3 बाई V4, यस और नो? एंड व्हाट इज हीट एब्जॉर्ब? म्यू आर T1। क्यों मैंने म्यू आर नहीं लिखा? क्योंकि म्यू आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी म्यू आर नीचे भी म्यू आर। अब जो हमने ये वैल्यूज लिखी, ये इक्वेशंस लिखे हैं एडियाबैटिक के लिए, जैसे यहाँ लिखा था, यहाँ लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ जो इक्वेशन आएगा टीवी के बीच रिलेशन जो आएगा वो क्या आएगा कि यहाँ लिख देता हूँ, ये फोर्थ एडियाबैटिक कंप्रेशन में ही यहाँ आएगा कि टीवी रेस टू गामा माइनस वन, T2 V4 रेस टू गामा माइनस वन, यहाँ क्या होगा? T1 V1 रेस टू गामा माइनस वन। T2 V4 रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू T1 V1 रेस टू गामा माइनस वन, क्लियर और नॉट? तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं। अब ये T2 बाई T1 यहाँ पे क्या है? T2 बाई T1 V1 बाई V4 रेस टू गामा माइनस वन है, क्लियर? और यहाँ पे भी T2 बाई T1 क्या है? V1 बाई V2 रेस टू गामा माइनस वन। देख लीजिए बच्चों, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 5 है। तो इक्वेशन 3 एंड 5 में दोनों में T1 बाई T2, यहाँ T1 बाई T2 क्या है? V2 बाई V1 रेस टू गामा माइनस वन, और वहाँ पे T1 बाई T2 क्या है? V4 बाई V1 रेस टू गामा माइनस वन। यहाँ V3 का कहीं चक्कर हो रहा है, ये V3 जो है यहाँ पे T1 V2 रेस टू गामा माइनस वन सेकेंड प्रोसेस में, क्योंकि सेकेंड प्रोसेस B से C आए हैं, यहाँ लिखा नहीं हमने, B से C आए हैं,
और यहाँ पे है T2, बी में V2 और T1 है और सी में V3 एंड T2 है, V3 एंड T2 है, ये गड़बड़ थी हमारी। तो T1 बाई T2 क्या हो गया, V3 बाई V2, V3 बाई V2 रेज टू गामा माइनस 1। मतलब ये पावर सेम है, बीच में इक्वल टू, तो बेस भी सेम होगा, तो V3 बाई V2 इज इक्वल टू V4 बाई V1। V3 बाई V2, V3 बाई V2 इज V4 बाई V1, तो V3 बाई V4 इज V2 बाई V1, यस और नो। V3 बाई V4 इज V2 बाई V1, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इतना पोर्शन जो है वो सेम है और ये कट हो जाएगा। और व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन, इट इज 1 माइनस T2 बाई T1। ओके, सो दिस इज अबाउट एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। ये कैसे कट हो गया बेटा, ध्यान से देखना। V3 बाई V4 इज V2 बाई V1, कैसे लाए, T1 बाई T2 क्या है, V3 बाई V2 रेज टू गामा माइनस 1, एंड V4 बाई V1 क्या है, V4 बाई V1 क्या है, T1 बाई T2 रेज टू गामा माइनस T1 बाई T2, यहाँ T1 बाई T2 क्या है, V4 बाई V1 रेज टू गामा माइनस 1। इसलिए हमने दोनों को कंपेयर किया, बेस सेम है, बीच में पावर सेम है, बीच में इक्वल टू है, तो ये बेस भी सेम ही होना चाहिए। तो V3 बाई V4 इज V2 बाई V1, और वो हमने यहाँ लगा दिया। तो व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन इज 1 माइनस T2 बाई T1। T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक, मतलब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स, याद रखना। तो ये कार्नो इंजन में फिर से बता देता हूँ पूरा, देखिए आगे जो भी कार्नो इंजन में मैंने बताया, किसने फाइंड किया, क्यों फाइंड किया, कितने प्रोसेसेस है, ये सब दे विल नॉट आस्क, जस्ट दे विल आस्क राइट इक्वेशन फॉर कोर प्रोसेसेस, ड्रॉ कार्नो साइकिल एंड डिराइव इक्वेशन ऑफ वर्क डन एंड डिराइव इक्वेशन ऑफ एफिशिएंसी। सो इन कार्नो साइकिल देर आर टोटल 4 प्रोसेसेस। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, कहाँ से सिलेंडर उठाया, कहाँ रखा, आपको कुछ भी वो देखना भी नहीं है। तो यहाँ पे सिस्टम फॉलोज 2 एडियाबैटिक एंड 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस, 2 एडियाबैटिक एंड 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस। क्लियर? सिस्टम गोज फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2, P2 V2 T1। ये आइसोथर्मल एक्सपांसन है, इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ये एडियाबैटिक एक्सपांसन है, इसलिए इसका स्लोप ज़्यादा है। एडियाबैटिक एक्सपांसन में हमेशा क्या होता है, देखिए एक्सपांसन हो रहा है इसलिए प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्लियर और नॉट। और टेम्परेचर जो है एडियाबैटिक एक्सपांसन में हमेशा याद रखना, टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता है, टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता है, दिख रहा है ना। ओके, अब देखिए थोड़ा आगे ले लेते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। ओके ठीक है, चलिए अब फिर ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो ये P4, ये V4 और ये टेम्परेचर जो है आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इसलिए टेम्परेचर रिमेन्स सेम। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, क्लियर, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज एंड टेम्परेचर, एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है। तो जो पहला प्रोसेस है लिखने का आइसोथर्मल एक्सपांसन A to B, आइसोथर्मल एक्सपांसन में शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपांसन A to B। तो यहाँ पे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सो विच इज पॉजिटिव, विच इज म्यू आर, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम T1 था, म्यू आर T ln V4 या V2 बाई V1, क्लियर। ओके, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी आप लिख सकते हो। देन B से C क्या था, एडियाबैटिक एक्सपांसन, बिकॉज सिलेंडर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ इंसुलेटेड स्टैंड और एडियाबैटिक एक्सपांसन करवाया। तो एडियाबैटिक एक्सपांसन मतलब विदाउट एब्जॉर्बिंग हीट सिस्टम इज डूइंग वर्क, सो सिस्टम इज डूइंग वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, so internal energy decreases, so temperature decreases because internal energy is a function of temperature. Okay, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा उसमें हमने क्या पढ़ा, म्यू आर इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय क्या होगा, इनिशियल गामा माइनस 1, क्लियर। तो ये एडियाबैटिक एक्सपांसन है। थर्ड, सी से डी में जाएंगे, क्लियर। ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांसन, सॉरी कंप्रेशन। इसमें क्या था, हमने सिलेंडर को कहाँ रखा था, सिंक के ऊपर, एंड अलाउड आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम और हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम टू द सिंक विच विल बी नेगेटिव,
तो इट इज म्यू आर T2 ln V4 बाई V3 आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये म्यू आर T2 ln V3 बाई V4, यस और नो, म्यू आर T2 ln V3 बाई V4, क्लियर। नाउ D से A एडियाबैटिक कंप्रेशन, D से A एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इसमें क्या होगा बताइए, एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज, और एडियाबैटिक एक्सपांसन में एक और फॉर्मूला में लिखना है TV रेस टू गामा -1 इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ TV ये देख लीजिए, रेस टू गामा -1 इज कांस्टेंट। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्लियर। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम वुड बी, क्योंकि एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रहा है तो हीट तो एक्सचेंज होगा नहीं, पर वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए म्यू आर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई गामा -1, ओके। और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा दिया, ऐसा समझना। इसकी मुझे वैल्यू, क्योंकि ये आंसर नेगेटिव होने वाला है, पर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू आर T1 माइनस T2 बाई गामा -1। तो ये वैल्यू मिल गई, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। अब देखिए टोटल, और दूसरा क्या होगा, TV रेस टू गामा, यहाँ T2 V4 रेस टू गामा -1, और यहाँ क्या होगा T1 V1 रेस टू गामा -1। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू V4 बाई V1 रेस टू गामा -1, और यहाँ पे भी T1 बाई T2 क्या है, V3 बाई V2 रेस टू गामा -1, ओके। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो V4 बाई V1 रेस टू गामा -1, V3 बाई V2 रेस टू गामा -1 कंपेयर हो जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क डन जो होगा W1, एक्सपांसन है पॉजिटिव, ये भी एक्सपांसन है पॉजिटिव, लेकिन ये कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए ये जो वैल्यूज़ है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो माइनस W3 माइनस W4, क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे W1, W2 एंड W4 अगर हम देखेंगे, क्लियर, तो दोनों की वैल्यू सेम है, पर एक प्लस है एक माइनस है, कट हो जाएगा। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है, आपको बताया था मैंने। तो W1 क्या है, म्यू आर T1 ln V2 बाई V1, और W3 क्या है, म्यू आर T2 ln V3 बाई V4, और क्या है एफिशिएंसी जो है 1 माइनस क्या होगा Q2 बाई Q1, लेकिन Q2 क्या है, Q2 की वैल्यू रखनी है, तो ये वैल्यू है म्यू आर T2 ln V3 बाई V4, और ये क्या है म्यू आर T1 ln V2 बाई V1। अब देखिए V3 बाई V4 एंड V2 बाई V1, ध्यान से देखना, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो V3 बाई V2 इज V4 बाई V1, तो V3 बाई V2 इज इक्वल टू V4 बाई V1, तो V3 बाई V4 इज V2 बाई V1, ये कट हो जाएगा, म्यू आर कट हो जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या बन जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1, ओके। सो एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। अगर ये सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन है, 0 केल्विन, ओके नहीं लिखा है, 0 केल्विन, और अगर सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट है, टू हाई, मतलब टू गेट हायर एफिशिएंसी टेम्परेचर ऑफ सिंक शुड बी एज लो एज पॉसिबल, टेम्परेचर ऑफ सोर्स शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, क्लियर। आइडियल कार्नो इंजन किसे कहेंगे, अगर सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया तो एफिशिएंसी विल बी 1 विच इज 100%, विच इज इम्पॉसिबल। सोर्स का टेम्परेचर इन्फिनिटी हो गया देन ऑल्सो एफिशिएंसी विल बी 1 विच इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। हाँ, अगर आपको अच्छा कार्नो इंजन बनाना है, अच्छा रिवर्सिबल इंजन बनाना है, T2 शुड बी एज लो एज पॉसिबल, T1 शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक है पीछे कार्नो इंजन, कार्नो थ्योरम, जो शायद कोई नहीं पढ़ाता है इसमें, लेकिन मैं पढ़ा देता हूं, चिंता मत कीजिए। देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो यही था। अब कार्नो थ्योरम देख लेते हैं। कार्नो थ्योरम ये कहता है कि हमेशा रिवर्सिबल हीट इंजन का
एफिशिएंसी ज़्यादा होता है कंपेयर टू इरिवर्सिबल, हमेशा, वो तो सीधी बात है। एंड दूसरा कहता है कि एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन working substance if it is ideal gas. Definitely efficiency depends on temperature of the source and sink. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं ऑन पेज नंबर 317, इन माय बुक इट इज 317। ओके, तो कार्नोट थ्योरम क्या कहता है? वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर T1 एंड T2 ऑफ द कोल्ड एंड हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर T2, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर T1। तो वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर T1 एंड T2, क्लियर? वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर T1 एंड T2 of hot reservoir and cold reservoir respectively. No engine can have efficiency more than that of Carnot engine. मतलब रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सिबल से ज़्यादा होता है। कार्नोट इंजन वो तो उसने पेपर पे डिज़ाइन किया था, उसने रिवर्सिबल हीट इंजन सजेस्ट किया था। ओके, तो कार्नोट इंजन से ज़्यादा किसी भी इंजन का एफिशिएंसी नहीं होता है। एंड एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। वो तो दिखता है कि इट डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ T2 एंड T1, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। तो हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर, इन दोनों के बीच जो इंजन वर्क करता है उसमें रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू इरिवर्सिबल हीट इंजन। अब इसका प्रूफ देखिए। तो हमारे पास एक हॉट रिजर्वायर है और एक कोल्ड रिजर्वायर है। पेन खत्म हो गया, तो देखिए कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2, हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1। देखिए यहाँ पे मैं दो इंजन रखता हूँ, एक इरिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल। दिस बोथ आर कपल्ड, मीन्स दे आर इन कनेक्शन। सपोज इसने हॉट रिजर्वायर से Q1 हीट एब्जॉर्ब किया, पार्ट ऑफ दिस हीट इज कन्वर्टेड टू वर्क डन एंड रिमेनिंग पार्ट इज रिलीज टू द सिंक। ओके, सपोज जो टेक्स्ट बुक में सिंबल दिया, इसने वर्क किया W डैश एंड Q1 माइनस W डैश जो है इट इज रिलीज टू द सिंक। अब देखिए इसने सपोज इट X, क्योंकि कार्नो इंजन को हम रिवर्स कर सकते हैं, तो हमने क्या पढ़ा अभी कि उसने हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब किया एंड कोल्ड रिजर्वायर में हीट रिलीज किया। अब क्या करते हैं हम, कोल्ड रिजर्वायर से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, हम उसके ऊपर कुछ वर्क करेंगे जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर, एंड हॉट रिजर्वायर में ये इतना ही हीट रिलीज करेगा जितना यहाँ से लिया था, सपोज। क्लियर? तो इसके ऊपर जो वर्क करना पड़ा वो W है, और यहाँ से इसने जो हीट एब्जॉर्ब किया वो कितना होगा बताइए, क्योंकि W प्लस दिस Q2 डैश मस्ट बी इक्वल टू Q1, तो ये Q2 डैश क्या होना चाहिए, Q1 माइनस W। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, Q1 माइनस W। Q2 डैश क्या होना चाहिए, Q1 माइनस W। क्लियर और नॉट? अब समझिए कि सपोज हम उल्टा सोचते हैं कि इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज़्यादा है, उल्टा सोचते हैं। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होते तो नेचुरली ये जो वर्क करेगा इट वुड बी ग्रेटर कंपेयर टू दिस W। अगर इसको रिवर्स कर दें, और अगर ये Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है तो W डैश वर्क करेगा, इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर ये Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है तो वर्क कितना करेगा, W। तो अगर इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो डेफिनेटली W डैश की वैल्यू W से ज़्यादा होगी। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस W डैश इज लेस देन W। अगर मैं Q1 ऐड करता हूँ दोनों साइड, तो Q1 माइनस W डैश इज लेस देन Q1 माइनस W। दिख रहा है ना, Q1 माइनस W डैश, क्लियर, इट इज लेस देन Q1 माइनस W। तो यहां पे आप देखिए कि दस ऑन द होल द कपल्ड IR सिस्टम एक्सट्रैक्ट हीट, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की, देखिए
कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की, देखिए तो कोल्ड रिजर्वायर से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की, Q1 माइनस डब्ल्यू डैश, Q1 माइनस डब्ल्यू, क्योंकि ये यहाँ से गई है तो पॉजिटिव, वो यहाँ गई है तो कितनी हीट बाहर निकाली, तो जो बाहर निकाली और जो गई है डिफरेंस क्या है, इतनी हीट बाहर निकाली। कितनी है टोटल बताइए हीट, तो डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू। तो ये टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस कोल्ड रिजर्वायर एंड टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ, तो ये कोल्ड रिजर्वायर में से हीट निकाली और उतना ही वर्क कर दिया। देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो वर्क कितना हुआ, डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि विदाउट जितनी हीट आपने निकाली उतना ही आपने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर और नॉट, इट इज अगेंस्ट द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर और नॉट। तो इन वन साइकिल विदाउट एनी चेंज इन सोर्स और एनीवेयर एल्स, जितना हीट आपने कोल्ड रिजर्वायर से निकाला उतना ही हीट 100% कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। क्लियर और नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। कोल्ड में से आप हीट निकालोगे और 100% आप वर्क में कन्वर्ट करोगे विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क। क्लियर, 100% आप वर्क में कन्वर्ट करोगे। क्लियर, विदाउट एनी चेंज इन सोर्स और एनीवेयर एल्स, दैट इज इम्पॉसिबल। इसलिए जो हमने ये सिलेक्शन किया है वो गलत है, इसलिए जो NR है इट मस्ट बी ग्रेटर देन NI। सो दिस इज कार्नो थ्योरम, दिस इज कार्नो थ्योरम। और सेकंड जो था कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, तो फॉर्मूला में दिखता है। क्लियर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक। नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस कार्नो थ्योरम इन एग्जाम बिकॉज स्कूल टीचर आई थिंक दे विल अवॉइड दिस टॉपिक। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। ओके, तो इस तरह से क्लियर, अगर हम कोल्ड रिजर्वायर से कोई हीट एब्जॉर्ब करते हैं और 100% हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं विदाउट एनी चेंज इन हॉट रिजर्वायर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जो एजम्पशन था वो गलत है। क्लियर बच्चों, तो ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हुआ। पॉसिबल है तो आप लोग टेस्ट देने के लिए क्लास में आइए। ठीक है बच्चों, चलिए एक्सरसाइज इसका बहुत छोटा है, 10 ही क्वेश्चन है, एक सेशन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड बाय।